हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दो तरह से एस्टेब्लिश किया जा सकता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस को पहले ही क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है, डेफिनेट कर दिया जाता है। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके रिलेशंस को पहले से डिफाइन नहीं किया जाता, पहले से डिसाइड नहीं किया जाता। तो आइए देखते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या मीनिंग है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच responsibilities, authority and mutual relationships among all the employees working in an enterprises are clearly defined। कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अथॉरिटी और उनका आपस में क्या रिलेशन है उस चीज़ को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं और जितने भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने भी पर्सन्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको रिपोर्ट देगा। तो ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है और ये सब काम कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ये सब डिसाइड कर दिया जाता है कि इसकी एंटरप्राइज में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या अथॉरिटी और उनका आपस में म्यूचुअल रिलेशन मीन्स कि उनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा। तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। अब देखते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फीचर्स हैं। इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप, जैसा कि अभी हमने मीनिंग में पढ़ा है म्यूचुअल रिलेशनशिप कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनका आपस में क्या रिलेशन है, जितने भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका क्या रिलेशन है, मीन्स कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है कि कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट देगा। ठीक है, इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके रिलेशन को पहले से ही डिफाइन कर देती है। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे बेस्ड है? रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा पहले से ही रूल्स और प्रोसीजर्स को रेडी कर दिया जाता है। ठीक है, जितने भी वहाँ पे पर्सन्स हैं वो इस बाउंड्री में रह के काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रूल सेट कर दिया गया है, यहाँ पे जितने भी पर्सन काम करेंगे वो इस बाउंड्री से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं वो सारे रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। थर्ड वन इज इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे बेस्ड है कि वहाँ पे पूरे वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क दे दिया जाता है। ठीक है, और जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट बनेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, उन सब में कोऑर्डिनेट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि ये हो गया हमारा परचेज डिपार्टमेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जब भी परचेज डिपार्टमेंट का वर्क पूरा होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन देगा। आगे वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा उसे पैसे के लिए बात करेगा। ठीक है, उनसे कोऑर्डिनेट करेगा कि मेरी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए। तो जितनी भी मतलब वहाँ पे एक्टिविटी रहेंगी उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा कि ये किस चीज़ पे बेस्ड है। यहाँ पे काम को डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ बना दी जाती हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाता है। किस चीज़ के लिए? हमारा गोल अचीव करने के लिए। आगे है इट इज़ डेलिब्रेटली क्रिएटेड। इसको डेलिब्रेटली क्रिएट किया जाता है, मीन्स कि सोच समझकर। डेलिब्रेटली का मीन्स होता है
इसको जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, जानबूझकर बनाया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इसमें टॉप मैनेजमेंट सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर देता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सभी पर्सन उसको अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जो भी हमने अपनी प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर। इट इज़ इम्पर्सनल, ये टोटली क्या होता है, इम्पर्सनल होता है, जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्पर्सनल कैसे होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल रिलेशन मैटर नहीं करता, इसमें पर्सन्स को नहीं वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। इसमें सबके लिए एक बाउंड्री बना दी जाती है कि आपने इन रूल्स में, इन बाउंड्रीज में रहकर काम करना है, ठीक है। तो ये टोटली इम्पर्सनल होता है, किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल रिलेशन इसमें मायने नहीं रखता, इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इट इज़ मोर स्टेबल, ये बहुत ही स्टेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही टॉप मैनेजमेंट के थ्रू रूल्स और रेगुलेशन सेट कर दिए जाते हैं, किसी भी पर्सन्स की नीड और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, सबको अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर काम करना पड़ता है, किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जाता। तो ये थी सारी इसकी फीचर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जिसमें टॉप मैनेजमेंट के थ्रू सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ और उनके रिलेशनशिप को पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। इसकी यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं कि इसमें इंटर रिलेशनशिप को ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं, रूल्स और प्रोसीजर को पहले ही सेट कर देते हैं, सब काम रूल्स और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, इसको जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, सोच समझकर, विद फुल प्लानिंग। इट इज़ इम्पर्सनल, ये टोटली इम्पर्सनल होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल रिलेशन मैटर नहीं करता है, इसमें पर्सन्स को नहीं वर्क को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इट इज़ मोर स्टेबल, यह बहुत ही स्टेबल होता है क्योंकि इसमें जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं उनको चेंज नहीं किया जाता। तो ये थे इसके फीचर्स। अब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस स्टडी करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स को स्टडी करने के बाद अब हम देखेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग में स्टडी किया कि इसमें हर एक पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी अथॉरिटीज़ को अच्छे से डिफाइन कर दिया जाता है, सबसे पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो भी इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ईजिली अप्रहेंड कर सकते हैं, उनको ईजिली पकड़ सकते हैं कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो इससे जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको हर एक को जिम्मेदारी देना, हर एक के अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बहुत ही ईजी होता है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कि काम की ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई भी काम रिपीट नहीं होता, ठीक है, काम का डुप्लीकेशन नहीं होता है, सबका काम, सबकी एक्टिविटीज़ को पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है, तो सभी के काम अपने अपनी टाइम पे फिक्स हो जाते हैं। तो इससे काम का डुप्लीकेशन नहीं होता और ना ही कोई एक्टिविटी बिना डन किए रह जाती है, ठीक है। तो इसमें काम का ओवरलैप नहीं होता और ना ही उसका डुप्लीकेशन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, जैसे कि आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में स्टडी किया था कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक सुपीरियर होता है, ठीक है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं। मीन्स कि जैसे एम को हमने सुपीरियर माना है, ठीक है, S1, S2 और S3 जो हैं वो सबॉर्डिनेट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि S1 को इसके अलावा और भी कोई सुपीरियर जो है वो ऑर्डर देगा, नहीं, ये इनकरेक्ट होता है, ठीक है। S1 जो है वो सिर्फ M के लिए काम करेगा, M ही सिर्फ उसको काम के लिए ऑर्डर देगा। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो पॉसिबल होती है। एक सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर जो है ऑर्डर देगा, सबॉर्डिनेट एक ही सुपीरियर के लिए वर्क करेगा। फोर्थ वन इज इजी टू गेट गोल्स।
जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है। इसमें सभी काम जो हैं वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जाते हैं और सभी के रूल्स, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को फिक्स कर दिया जाता है। सभी पर्सन्स रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इसमें हमें इजी हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, क्योंकि सबका काम टाइमली और लेस कॉस्ट पे कंप्लीट होता है। तो हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, जिससे हम रूल्स और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है। कैसे? सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका रिलेशन जो है वो पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। सभी रूल्स में रहकर काम करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होता। जितने भी पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनके जो रिलेशन है वो ठीक रहते हैं, उनमें डिस्प्यूट नहीं क्रिएट होते, तो जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है और किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज नहीं किया जाता। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहती है। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंस कि इसमें किसी भी पर्सन की अकाउंटेबिलिटी को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ईजी होता है। काम की ओवरलैपिंग नहीं होती कि एक ही ऐसा टाइम में दो काम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। काम कोई सा भी कंप्लीट नहीं हो रहा है और एक ही काम को बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड होती है कि एक सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर जो है ऑर्डर देगा। हमारे गोल्स को अचीव करना बहुत इजी होता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि सभी पर्सन्स अपनी अपनी लिमिट्स में रहकर काम करते हैं। सभी में म्यूचुअल रिलेशन जो है वो अच्छे बने रहते हैं, किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट नहीं क्रिएट होता, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब है इसकी कुछ लिमिटेशंस। फर्स्ट वन इज डिले इन वर्क। डिले इन वर्क कैसे है कि इसमें जो भी काम होते हैं उनमें डिले हो जाता है। कैसे डिले हो जाता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, उसके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए कुछ भी डिसीजन लेना है, तो वो सबसे पहले एम्प्लॉय क्या है, अपने सुपीरियर को बताएगा। उसके बाद सुपीरियर क्या करेगा, अपने मैनेजर को बताएगा। फिर मैनेजर क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट को बताएगा। और जब तक इसके लिए कुछ भी डिसीजन लिया जाता है तब तक बहुत डिले हो जाता है। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ रन कर रही होती हैं उनमें बहुत ही डिले हो जाता है। और जितने भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे रूल्स के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वर्किंग में या फिर कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डिले हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इनिशिएटिव की कमी होती है, ठीक है, उनमें पहल करने की कमी होती है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। उनको अपनी कुछ भी क्रिएटिविटी को बताने का मौका नहीं दिया जाता। हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो टॉप मैनेजमेंट से अच्छे आइडियाज़ दे दें, बट जो कि उनको ये हक नहीं है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो, उन्होंने रूल्स में रहकर काम करना है, तो उनमें इनिशिएटिव की कमी होती है, ठीक है। वो तो सोचना ही बंद कर देते हैं बाद में, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने तो काम यहीं तक करना है, मेरे ये रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग रह के काम करना है, चाहे फिर वो काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही प्रूफ हो या फिर ना हो, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयज़ में इनिशिएटिव की कमी होती है। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस, कि जितने भी वहाँ पे पर्सन्स काम कर रहे होते हैं उनके रिलेशंस का क्या कर दिया जाता है, मैकेनाइजेशन कर दिया जाता है, मीन्स कि मशीनीकरण कर दिया जाता है। कैसे? क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ और उनका म्यूचुअल रिलेशन जो है वो पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। तो उनके आपस में जो म्यूचुअल रिलेशन होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्रिएट नहीं कर पाते, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर नहीं कर पाते। उन्हें सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर रखा है उनके लिए वो सब उसी लिमिट में रहकर काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें रिलेशंस वो अपने नहीं बना पाते, तो इसमें रिलेशंस का मैकेनाइजेशन होता है। तो ये सारी थी लिमिटेशंस कि इसमें काम करने में डिले होता है। कई बार हम डिसीजन लेने में डिले कर देते हैं, क्योंकि डिसीजन जो है वो किस तरीके से जाएगा, सबसे पहले
जो एम्प्लॉय होगा वो अपने सुपीरियर को बताएगा, सुपीरियर आगे मैनेजर को बताएगा, मैनेजर फिर आगे टॉप मैनेजमेंट को बताएगा। तो जब तक उस वर्क के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है तब तक बहुत डिले हो जाता है। इनिशिएटिव की कमी होती है क्योंकि उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का हक नहीं होता। रिलेशंस का मैकेनाइजेशन होता है। तो ये सारी थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस। थैंक्स।